हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बिना टाइम वेस्ट किए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने सोर्सेज ऑफ फंड, डिफरेंस बिटवीन इक्विटी, शेयर होल्डर्स, फिर कैपिटल्स के बारे में पढ़ा था। फिर इसके बाद हमने अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड लोन्स के बीच में डिफरेंस आई गेस करना था कि शायद कर लिया था। आई हैव लाइक अ लिटिल डाउट ऑन दैट, बट हम इसे भी कर लेते हैं, दोबारा करने में कोई दिक्कत तो नहीं है। सिक्योर्ड लोन्स होते हैं जब हमने किसी से पैसे लिए और हमने उसको अपनी कोई इमूवेबल या कोई भी मॉर्गेजिंग, हमने अपनी प्रॉपर्टी दे दी। जैसे कैसे कह सकते हैं हम वो, आप अगर बिजनेस गेम खेलते हो तो उसके अंदर आपको टिकट्स मिलती हैं जो आप बाय करते हो, लेकिन जब आपके पास मनी नहीं होता कि आपको वो रेंट पे करना होता है, तो आप क्या करते हो, अपनी टिकट जो है बैंक को दे देते हो कि तुम ये टिकट रख लो और मुझे उतने पैसे दे दो। हमने क्या लिया, बैंक से लोन लिया और एक अपनी प्रॉपर्टी वहाँ रख दी। इससे क्या होता है, ये लेंडर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है, लेंडर के लिए बोल रही हूँ मैं, बोरोअर के लिए नहीं। क्योंकि लेंडर जो है उसके पास आपकी एक चीज़ होगी, एक इम्पॉर्टेंट या फिर एक क्रूशियल आपकी लाइफ का एक पार्ट होगा जो प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है। ठीक है, तो वो जो प्रॉपर्टी होगी वो एक तरह से सिक्योरिटी का काम करेगी। ठीक है, सिक्योरिटी मतलब होता है कि हमने अपनी कोई चीज़ दे दी, तो वो जो चीज़ होती है उसका कोई मार्केट में वैल्यू होती है, लेकिन उसके बिहाफ पे हमने बैंक से लोन ले लिया, उसे हम कहते हैं सिक्योर्ड लोन्स। ठीक है, जैसे अगर आप जाओगे बैंक में कि मुझे 2 लाख का 20 लाख का मुझे लोन चाहिए, वो कहेंगे ठीक है ले लेना, बट आपको कुछ देना पड़ेगा, आपको कुछ सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। तो हमने क्या किया, हमने गोल्ड, काफ़ी सारे जो मेरे पास गोल्ड था मैंने वो सारा दे दिया और मैंने उसके बदले उनसे 20 लाख ले लिए। तो इट इज़ अ सिक्योरिटी। जो गोल्ड था वो सिक्योरिटी थी कि इसके खिलाफ तुम मेरे को लोन दे दो, तुमने ये रख लिया मेरे को लोन दे दो। अनसिक्योर्ड लोन्स में क्या था कि ऐसा कुछ सिक्योरिटी आपको देना नहीं पड़ता है। आप क्या करते हो, सिर्फ जैसे अपने दोस्तों से आपने पैसे लिए, 10,000 मेरे को दे दे, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ले या ना ले दैट इज़ अप टू हिम और हर। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, तुम अच्छा ठीक है तुम्हें पैसे चाहिए ले लो। लेकिन इसमें क्या होता है कि कभी कभार हमें धोखा भी हो सकता है कि आपको कोई कह दे कि ठीक है आई विल गिव यू द मनी इन लाइक 2 years, फिर 2 years के बाद वो इंसान ही ना आपको मिले। ठीक है, तो ये अनसिक्योर्ड लोन्स का एक ड्रॉबैक भी है। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। अब आपको थोड़ा सा ना ये टॉपिक जो होगा क्लियर होता रहेगा, क्योंकि जो पहले हमने पढ़ा था दैट वाज सोर्सेज ऑफ फंड। सोर्सेज ऑफ फंड बैलेंस शीट में था, जिसके अंडर हमने शेयर होल्डर्स फंड और लोन्स पढ़े। लोन्स अभी अभी हमने पढ़े हैं। ठीक है, और उससे पहले हमने कैपिटल्स पढ़ी, राइट। अब एप्लीकेशंस ऑफ फंड्स की सिर्फ 4 टर्म्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद इनके अंडर जो जो चीज़ें आती हैं वो भी हमने पढ़नी है, ऑब्वियस है। तो सुन लो क्या है। सबसे पहले एप्लीकेशंस ऑफ फंड्स। सो एप्लीकेशंस ऑफ फंड्स में सबसे पहला पार्ट आता है फिक्स्ड एसेट्स, जो कि हम लॉन्ग टर्म के लिए एक्वायर करते हैं, उसको हम बिजनेस ऑपरेशन के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन हम उसे दोबारा बेच नहीं सकते। अगर आपने एक बार ही खरीद लिया तो आप उसे दोबारा बेच नहीं सकते। ठीक है, जैसे मशीनरी, प्लांट, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ये सारे फिक्स्ड एसेट्स हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं, ये एसेट्स जो होते हैं ये लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, बिजनेस के लिए यूज़ किए जाते हैं और इनका मतलब नहीं होता, हम इसको रीसेल नहीं कर सकते। इन्वेस्टमेंट्स क्या होती है, इन्वेस्टमेंट्स आर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज विच आर issued or which are created by investing surplus into any non-business related avenues for getting income either for long term or short term। ठीक है, मतलब क्या है इसका कि जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ हैं जो कि क्रिएट की जाती हैं जब हम इन्वेस्ट करते हैं सरप्लस फंड्स को किसी भी नॉन बिजनेस रिलेटेड अवेन्यूज़ में, ताकि हमें इनकम मिल सके या तो लॉन्ग टर्म के लिए या फिर शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, और ये जो इनकम्स और गेन्स होते हैं जो हमें इन्वेस्टमेंट से मिलते हैं वो बिजनेस ऑपरेशंस के साथ इनका कोई लिंक नहीं होता, क्योंकि एनी बिजनेस रिलेटेड अवेन्यूज़ एंड नॉन बिजनेस रिलेटेड अवेन्यूज़। ठीक है, current assets, loans and advances. Current assets consist of cash and other resources which can be converted into cash during the business operation.
So these are current assets are held for short term period for meeting day to day operational expenses or expenditures. ठीक है, they are in form of raw material, finished goods, cash, debtors, inventories, prepaid expenses. अब आप यहाँ पे देखो करंट एसेट्स, लोन्स और एडवांसेस इसके अंडर आती है टर्म, ठीक है। तो करंट एसेट्स क्या होते हैं, ये वो होते हैं जिनमें कैश होता है या फिर वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, कभी भी कोई भी बिजनेस हो रहा हो, बिजनेस ऑपरेशन चल रहा हो उसके दौरान, ठीक है। तो जो करंट एसेट्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, मतलब शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होते हैं कि हमें डे टू डे भी एक्सपेंडिचर अगर हमने करना, देखो अब पूरे दिन में भी तो बिजनेस कर रहे हो तो कुछ ना कुछ तो खर्चा आएगा ही आएगा ना, ऑब्वियस सी बात है। तो वो डेली में भी आएगा, मतलब डे टू डे हम उस एक्सपेंडिचर को ख़त्म करने के लिए हम करंट एसेट्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये किस किस फॉर्म में होते हैं, रॉ मटेरियल्स में होते हैं, फिनिश गुड्स में होते हैं, कैश में होता है, डेटर्स में होता है, इन्वेंट्रीज में होता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस में होता है, लोन्स एंड एडवांसेस में भी होता है। आगे है मिसलेनियस एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस। द मिसलेनियस एक्सपेंडिचर represents certain outlays such as preliminary expenses and pre-operative expenses not written off. इसका जो लॉस होता है वो इंडिकेट करता है कि कितना ओनर की इक्विटी में डिक्रीज आया है, ठीक है। शेयर कैपिटल रिड्यूस नहीं की जा सकती, द शेयर कैपिटल कैन नॉट बी रिड्यूस विद लॉस, लॉस के साथ शेयर कैपिटल कभी रिड्यूस हो ही नहीं सकती, ठीक है। फिर आगे है कि शेयर कैपिटल और जो लॉसेज हैं वो अलग अलग दिखाए जाते हैं, एक लायबिलिटी साइड्स पे और एक एसेट साइड्स पे बैलेंस शीट में, ठीक है। जो फर्स्ट लाइन है ना, द मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स represent certain outlays such as preliminary expenses and pre-operative expenses not written off. प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो हमने ऑपरेशन के दौरान, जो अब बिजनेस ऑपरेशन के बाद जो एक्सपेंडिचर जो एक्सपेंसेस हैं वो हो गए प्रीलिमिनरी। प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस जो बिजनेस करने से पहले थे एक्सपेंसेस, वो ये दोनों ही नहीं लिखे जाते, ठीक है। आगे है, आगे ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आगे हैं आगे। तो आगे है ग्रॉस ब्लॉक और ग्रॉस फिक्स्ड एसेट। ग्रॉस ब्लॉक और ग्रॉस फिक्स्ड एसेट होता है कि जितनी भी द टोटल वैल्यू ऑफ एक्वायरिंग ऑल फिक्स्ड एसेट्स, पूरी वैल्यू, द टोटल वैल्यू ऑफ एक्वायरिंग ऑल फिक्स्ड एसेट्स डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे भी हो ना, उसको हम कहेंगे ग्रॉस ब्लॉक और ग्रॉस फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। ये दोनों किसके अंडर होते हैं, ये फिक्स्ड एसेट्स के अंदर होते हैं, ठीक है। नेट ब्लॉक भी फिक्स्ड एसेट के अंदर होता है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस भी और डिप्रिसिएशन भी। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जब रिडक्शन आती है वैल्यू में, ठीक है। मतलब ये कह सकते हैं कि एवरी ईयर ऑफ द वर्थ ऑफ एन एसेट फॉल्स ड्यू टू यूसेज, दिस रिडक्शन वैल्यू इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब इसके दो तरीके हैं, ठीक है, इसको दो तरीकों से हम इसको निकाल सकते हैं। सबसे पहला है स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा है रिटन डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है। जो स्ट्रेट लाइन मेथड है वो कांस्टेंट एनुअल मेथड है, ठीक है। रिटन डाउन वैल्यू मेथड जो है वो डेप्रिसिएशन रेट जो होगा वो डिक्रीज होता होगा जितना भी टाइम बढ़ता रहेगा, ठीक है। अब नेट ब्लॉक क्या होता है, नेट ब्लॉक होता है जो वर्थ होती है फिक्स्ड एसेट्स की जब हम प्रोवाइड करते हैं डेप्रिसिएशन के बाद, मतलब द वर्थ ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन इज कॉल्ड नेट ब्लॉक। नेट ब्लॉक को हम ऐसे कर सकते हैं कैलकुलेट, ग्रॉस ब्लॉक माइनस डेप्रिसिएशन। आई टोल्ड यू अनदर नेम फॉर ग्रॉस ब्लॉक विच इज ग्रॉस फिक्स्ड एसेट, क्लियर। नाउ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है कि अभी ये फंड्स जो हैं ये यूज़ होने हैं, अभी हुए नहीं है, ये यूज़ होने हैं, इसलिए कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है कि अभी कैपिटल जो है वो काम करेगी, अभी करा नहीं है उसने पूरा, ठीक है। तो कैपिटल फंड्स यूज फॉर न्यू प्लांट अंडर इरेक्शन, अ मशीन येट टू बी कमीशन्ड आर एग्जांपल ऑफ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस which also has to be taken in account while calculating the fixed asset as it can be converted into gross block soon। ये बहुत जल्दी ग्रॉस ब्लॉक में आ जाएगी, यानी ग्रॉस फिक्स्ड एसेट में भी ये जल्दी अपना योगदान देगी, इसीलिए हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको हम बैलेंस शीट में दिखा सकते हैं। अब करंट लायबिलिटीज, नेट करंट एसेट्स क्या होते हैं, प्रोविजंस क्या होती हैं। देखो नेट करंट लायबिलिटीज जो होती है वो शो करता है कितना डेट है कंपनी ओ करती है किसी से भी, जिसको पे किया जा सकता है 1 साल के अंदर अंदर, ठीक है।
दोबारा बताती हूँ एक अच्छी सी बना के ना लाइन. सो करंट लायबिलिटी शोज द डेट अ कंपनी ओज दैट मस्ट बी पेड विद इन अ ईयर. मतलब ये वो दिखाता है, करंट लायबिलिटीज ये दिखाता है भी कंपनी ने ना कितना उधार लिया हुआ है और वो कितना उधार वो 1 साल के अंदर उसको पे कर सकता है. कंपनी को कौन दिखाता है? ये करंट लायबिलिटीज दिखाता है. ठीक है. प्रोविजंस क्या होता है कि रिप्रेजेंट्स फंड्स पुट असाइड बाय अ कंपनी टू कवर एंटिसिपेटेड लॉसेज इन द फ्यूचर. प्रोविजंस रखी होती हैं कि इसमें ना फंड इन्होंने अपना एक तरह से सेविंग्स कर रखी होती है ताकि अगर इन फ्यूचर कोई लॉस होता है तो ये उसको कवर कर सके. देखो अब यहाँ पे ना बहुत ब्रेन जो होता है ना, जैसे हम कह सकते हैं कि जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन है वो यही चीज़ें करते हैं. प्रोविजंस रखी हुई हैं. देखो कभी भी आपने देखो ना वॉर हो तो उसमें बैकअप्स होते हैं, बैकअप प्लान्स होते हैं. ये इन्होंने कंपनी का बैकअप प्लान है. प्रोविजन इज अ बैकअप प्लान फॉर अ कंपनी बट यू आर नॉट गोना राइट दिस लाइन. ओके, आपने सिंपली ये लिखना है कि प्रोविजंस रिप्रेजेंट्स फंड्स पुट असाइड बाय अ कंपनी टू कवर एंटिसिपेटेड लॉसेज इन द फ्यूचर. पता नहीं है कि लॉस होना कि नहीं होना, लेकिन वो कर रहे हैं सेव ताकि अगर हो तो हमें देखना ना पड़े, हमें किसी से डेट में न जाना पड़े हमें दोबारा से. ठीक है. फिर आगे है नेट करंट एसेट्स. ठीक है. नेट करंट एसेट्स को हम नेट वर्किंग कैपिटल भी कहते हैं. ठीक है. और जो भी डेली ऑपरेशंस के लिए कंपनी को रिक्वायर होते हैं फंड्स जो कि कैपिटल एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को जब हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास नेट करंट एसेट्स आ जाएंगे. ठीक है. सो नेट करंट एसेट्स क्या होते हैं? डेली ऑपरेशंस द कंपनी रिक्वायर्स फंड्स इक्वल टू. ओके. नेक्स्ट इज हाउ इज बैलेंस शीट समराइज्ड. बैलेंस शीट को हम कैसे देख सकते हैं, उसको कैसे हमें मतलब देखो बैलेंस शीट अगर आपको पता है क्या है लेकिन उसका आपको पता ही नहीं कि समझ उसको कैसे पढ़ना है तो देन इट इज़ लाइक नॉट यूजफुल एट ऑल. ठीक है. तो बैलेंस शीट को हम कैसे समराइज कर सकते हैं? सबसे पहले बैलेंस शीट को हमने मैच करना होता है सोर्सेज ऑफ फंड्स को एप्लीकेशन ऑफ फंड्स के साथ. जब दोनों मैच हो जाएंगे तो इसका मतलब बैलेंस शीट जो है वो बिल्कुल सही है, मतलब वो समराइज हो जाती है. ठीक है. इसके अंदर आपको ये देखना होता है कि टोटल एसेट, यहाँ पे ये एग्जाम्पल को कंटिन्यू कर रहे हैं तो बेसिकली आपको 10 इन अ बैलेंस शीट टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड शुड बी इक्वल टू नेट एसेट. ठीक है. क्लियर एवरीवन कि क्या कैसे आपने बैलेंस शीट समराइज करनी है? जब बैलेंस शीट अगर इंडिकेट कर रही है कि सोर्सेज ऑफ फंड इक्वल हैं और एप्लीकेशंस ऑफ फंड के, तो इसका मतलब बैलेंस शीट जो है वो सही है, मतलब बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है. तो इसके अंदर हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये समराइज कैसे कर सकते हैं? तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू नेट एसेट्स. क्लियर एवरीवन? Okay, so for now this is all and we'll continue the last topic in my next video. Thank you for now.